नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम ने एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने से पहले मॉडल को भी देखा और इसके बाद निर्माण स्थल पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से वाहिनी के विभिन्न आयामों, व्यवस्थाओं, क्षमता, कार्यों में लगे मैन पावर, भौतिक प्रगति की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि सबसे बड़े बहुमंजिला भवन के अलावा अन्य कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस पर सीएम ने जून 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। और आपको लखनऊ से एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मनोज कुमार सिंह ने मुलाकात की है। एसटीसी के सीईओ बनने के बाद की मुलाकात। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। ये अहम मुलाकात मनोज कुमार सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। एसटीसी के सीईओ बनने के बाद ये मुलाकात हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे, गुलदस्ता देकर स्वागत सत्कार करते हुए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एसटीसी के सीईओ बनने के बाद ये मुलाकात उन्होंने मुख्यमंत्री सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। बिहार के चुनावी परिणाम को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की सोची समझी साजिश कामयाब रही। इसके साथ ही डिंपल यादव ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए, तो साथ ही 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आने वाले समय में साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एसआईआर इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोगों के नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की वो इसमें कामयाब रहे। ये तो अभी गठबंधन के तहत ही सब है और ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता है दूरी बनाने का, क्योंकि अभी गठबंधन के अंदर ही सब है और हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ हराएं। संगम नगरी प्रयागराज में बीते दिनों जहां एक छात्रा के अपहरण का मामला कैंट थाने में दर्ज हुआ था, वहीं इस मामले में आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि रिजर्व पुलिस लाइन में डीसीपी नगर और डीसीपी गंगानगर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते दिनों कैंट थाने में छात्र के अपहरण होने का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई थी। वहीं खुलासा हुआ कि शादी का दबाव बनाने पर फौजी ने छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जब छानबीन की गई, इसमें एसओजी और गंगानगर की एसओजी तथा दोनों कैंट और सराय थाने की टीम इसमें अमावड़ा नीति लगी और इसमें यह संज्ञान में आया कि जो लड़के की उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इसके जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। इसके संबंध में 17 तारीख को दीपक पुत्र गणधीर निवासी कुसुमगर को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा यह घटना तारीख की गई थी। इसमें पूछताछ में बताया कि उक्त जो लड़की थी उससे इसका बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था और ये जो लड़की इससे इंस्टाग्राम की जो बात होती थी वो उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी, तो इसी के चलते हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठा कर लेकर गया और
जो लखनऊ के बाग में जाकर वहाँ पे वार करके उसकी हत्या की और वहाँ पे बॉडी दबा दी। बीते दिनों कैंट क्षेत्र से जहां एक छात्रा के अगवा होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद उसकी शव मिला था और साथ ही इस शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और सीसीटीवी की मदद से इसका खुलासा हुआ है। फिलहाल उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे मिला था, उससे दोनों में प्यार पसंद चल रहा था, मगर जब युवती ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वो युवक उसको अब रास्ते से हटाना चाहता था। ये युवक कोई और नहीं, सेना में नायक पद पर तैनात था और जब छुट्टी पर आया तो युवती को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया, जहां पर उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से अब पुलिस ने खुलासा किया है। डीसीपी नगर और डीसीपी गंगानगर ने इस पूरे प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किस तरह से युवती को अपने साथ ले गया और मौत के घाट उतारा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का शुभंकर सिंघा प्रतीक चिन्ह और ट्रॉफी का आज अनावरण किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव चंद्रभूषण सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में शुभंकर लॉन्च किया। यह प्रतियोगिता विकसित भारत अभियान के तहत स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में किया जा रहा है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में दौड़, बाधा दौड़, ऊंची कूद, त्रिकूद, पोल वॉल्ट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो समेत विशेष एथलेटिक्स खेल के आकर्षण रहेंगे, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 3,950 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चलिए, ये 69th नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 इसका 13 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, कुर्सी रोड, लखनऊ। इसमें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत में स्कूली छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने वाली एक खेल शासी निकाय है, जिसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खेल को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय मुख्यालय लखनऊ में है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लखनऊ को दूसरी बार अंडर 17 आयु वर्ग बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन करने का दायित्व सौंपा गया है। अयोध्या में 25 नवंबर का दिन बेहद खास होने वाला है, जब सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इस भव्य समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरान रोड शो भी कर सकते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। वहीं भव्य ध्वजारोहण और तैयारियां देखने के लिए अभी से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ध्वजारोहण को लेकर रामनगरी में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। हम अयोध्या आए हैं, दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ आके बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। दर्शन हुए, बहुत आनंद आया और बड़े प्यारी मूर्तियां बनी हैं, बड़ा अच्छा मूर्ति राम जी की। अब तो मंदिर बनकर तैयार हो गया है अभी। हाँ, 25 तारीख को ध्वजारोहण है। हाँ जी, हाँ जी, कितना ऐतिहासिक पल रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, सबके लिए, सनातन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल हिंदू धर्म से हैं। मैं कहता बहुत बढ़िया रहेगा, हर हिंदू के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आनंद आ जाएगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी जो कलाकारी हुई है, क्लासिक, बहुत बढ़िया हुई है। मैं कहता सब ठीक रहे, सनातन ऊंचा बढ़े, सब तरक्की हो और बढ़िया रहे, सब मिलजुल के रहें, भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। श्री राम से। विजय मलिक जी, हम दिल्ली से आए हैं, पर शुरू से ये मानता थी कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, स्थापित हुआ है, तब से मन में इच्छा थी कि जी इनके दर्शन करने हैं, रूबरू आके दर्शन करने हैं। टीवी पे, इंटरनेट पे बहुत देखा है, लेकिन एक
जो अंदर की इच्छा थी कि सामने साक्षात दर्शन करने की जो प्रबल इच्छा थी, 500 सालों का जो हमारा अटूट विश्वास था कि एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हम अपने सामने राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। और वो हम इस साल में, इस सदी में बड़े खुशनसीब है जो हमें ये देखने को मिला है। हमने 2019 में जब जीता गया, 2024 में जब इसकी स्थापना हो गई, तो वो क्षण से लेके आज तक एक इच्छा थी कि जी जाकर दर्शन करेंगे। और अंदर बहुत उन्होंने अच्छा कारीगरी बनाई है, एक से एक चीज देखने लायक है। मैं आपके माध्यम से सबको ये बोलूंगा जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किए कि जरूर एक बार समय निकाल के राम मंदिर जरूर आए। ध्वजारोहण आने वाले 25 तारीख को ध्वजारोहण है, या सुनने में आया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। और ये ध्वजारोहण एक सनातनी धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2024 में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हर साल मेरे हिसाब से हर 2 साल में ध्वजारोहण होना जरूरी है, ताकि हर शतक में, हर सदी में लोगों को पता चलता रहे कि हमने कितना कुछ 500 सालों का जो कष्ट, जो दिक्कतें दी हैं, ये उसका एक वो है कि हमने इस चीज को एक जीत लिया, एक जंग जीतने वाली बात है, वो ध्वजारोहण है। तो ये तो एक अटूट क्षण होगा देखने के लिए पूरे देश के लिए। मेरा नाम आकाश मलिक है। राम मंदिर आए थे हम, दिल्ली से आए हैं हम, अयोध्या। और हम राम लल्ला के यहाँ दर्शन करने आए हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। एक एक दीवार, एक एक गेट, एक एक पूरी सीलिंग देखने वाली है। कारीगरी बहुत अच्छी जी, बिल्कुल चल रही है। ये जीत है पूरी देश की, पूरे सनातन धर्म की। मोदी जी आएंगे, करेंगे। बहुत अच्छा क्षण है उनके होते हुए, उनकी कांग्रेस में, उनके उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने ये हासिल किया है। बहुत ही अच्छा, क्या देखा हमने, कैसी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। साफ सफाई तो एकदम ऐसी है कि पूछिए मत, इतनी साफ सफाई किसी मंदिर में मैंने नहीं देखी है। काम अभी भी चल रहा है, सारे वर्कर्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सब मेहनत से कर बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जीत है हर एक देशवासी के लिए। हर एक सनातन धर्म मंदिर जो है उसको आगे लेके जा रहे हैं हम, देश में उसका कर रहे हैं। बहुत अच्छी है। जब से ये कोर्ट केस चल रहा था तब से सोचा हुआ था कि कब ये मंदिर बनेगा और उसके बाद हम कब पूरा रामलला के बिल्कुल लाइव दर्शन कर सकते हैं, तब से हमने सोचा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के बीच अब कानपुर देहात पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस ने 12 गांव के 5 युवकों को हिरासत में लेने के बाद फर्जी तरीके से हाफ एनकाउंटर कर दिया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद उन्होंने 3 संदिग्ध बाइक सवारों को घेरा, जिनमें से 2 ने कथित रूप से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी, तो वहीं एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास तमंचा, कारतूस सहित एक चैन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और बाइक बरामद की गई। क्षेत्र अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक फायरिंग में देवीपुर चौकी इंचार्ज अभिषेक चौहान भी घायल हुए, लेकिन घायल युवकों के परिजनों ने पुलिस की पूरी कहानी को मनगढ़ंत बताया है। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। बीती 12 नवंबर को भोगनीपुर पुलिस के द्वारा 2 युवकों का हाफ एनकाउंटर किए जाने के मामले में उनके परिजनों ने एसपी से लिखित शिकायत करते हुए एनकाउंटर की कहानी को मनगढ़ंत और फर्जी बताया है। आपको बता दें, पूरा मामला बीती 12 नवंबर का है, जब 2 अभियुक्तों का भोगनीपुर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। और इस बीच क्षेत्र अधिकारी संजय सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि बीती 10 नवंबर, 11 नवंबर और 12 नवंबर को इन अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ चोरी और छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस की टीमों का गठन किया गया और इन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसके बाद इन अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस दरमियान चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह घायल हुए और पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में इन दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब उन घायल युवकों के परिजन माती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक श्रद्धानंदन पांडे से लिखित शिकायत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीती 10 नवंबर को भोगनीपुर पुलिस 12 गांव पहुंचती है और गांव से यजू, नीतेश सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक युवक को देवीपुर चौकी में छोड़ा जाता है। अन्य 5 को भोगनीपुर पुलिस अपने साथ ले जाती है। जानकारी मिलने पर परिजन 11 नवंबर को भोगनीपुर पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर परिजनों की मुलाकात उन सभी अभियुक्तों से होती है। जिसके बाद पुलिस ने एक कहानी बनाई और 12 नवंबर को
एनकाउंटर दिखाया जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, शेष एक नाबालिग भी दिखाया। इस पूरे मामले के बाद परिजनों ने हाफ एनकाउंटर को फर्जी और मनगढ़ंत बताते हुए कार्रवाई की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस अधीक्षक से न्याय नहीं मिलता है तो वो इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से कानपुर देहात पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा अभियान में यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, तो इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। सर्दी बढ़ते ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा की गुणवत्ता भी खराब होने लगी है। हालात यह है कि नोएडा में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण से लोगों में सांसों की समस्या भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जिला अस्पताल में सांस से संबंधित समस्याओं के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसे लेकर संवाददाता जूही श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल के CMS से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं। आपको बता दें कि दीपावली के बाद से लगातार अगर बात करें आज तक की, तो गौतम बुद्ध नगर में AQI लेवल कभी 600, कभी 400, कभी 350 जो है लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में वायु प्रदूषण के चलते लोगों को जो है कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस समय हम गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ जिला अस्पताल की CMS मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर वायु प्रदूषण के चलते जो मरीजों की संख्या है उनके आंकड़े क्या कहते हैं। तो मैम, जिस तरह से वायु प्रदूषण की बात करें और AQI लेवल जो है 400 के पार तक जा रहा है, ऐसे में कौन सी सबसे ज्यादा बीमारियां हैं जिनसे मरीज लगातार जूझ रहे हैं और जिला अस्पताल में उनका आंकड़ा क्या है? जैसे जैसे ठंड और प्रदूषण का लेवल हमारे वातावरण में बढ़ता है, तो ऐसे में लंग डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, COPD और ये कार्डियक डिजीजेस, ये सब में वृद्धि हो जाती है। मैम, ये जिला अस्पताल ने किस तरह से तैयारियां की हुई हैं कि अगर क्योंकि वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घटता कमी है, बढ़ ज्यादा जाता है। तो ऐसे में जिला अस्पताल की क्या तैयारी है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वो जो अस्पताल है वो मरीजों को किस तरह से टैकल करेगा? देखिए 2 बजे तक तो हमारा हॉस्पिटल में सभी OPDs चलती हैं और इमरजेंसी में भी हमने पहले 1 डॉक्टर रहते थे, तो अब हमने इवनिंग में और नाइट में भी 2-2 डॉक्टर की ड्यूटी लगाई हुई है। ICU में भी अलग से डॉक्टर की ड्यूटी रहती है और सारी हमने इमरजेंसी जो भी व्यवस्था होती है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं इमरजेंसी के लिए, वो हमेशा उपलब्ध रहती हैं। मैम, सवाल ये है कि वैसे तो ठंडक का महीना स्वस्थ महीना कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में जो मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं, उनको जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करो, तो ऐसे में वो किस तरह से प्रदूषण से बच सकते हैं और वो कब वो समय निकालें जब वो मॉर्निंग वॉक कर सकें? जो भी हमारे बुजुर्ग हमारी पीढ़ी है और कई बार बच्चों घर में जो बच्चे होते हैं उनको भी वो साथ ले जाते हैं, नॉन स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं घुमाने के लिए। तो उनसे मेरी यही एक गुजारिश है कि वो सब जब अच्छे से धूप निकल आए तब वो पार्क वगैरह में जहाँ भी घूमने के लिए जाते हैं वहाँ जाएँ और क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क भी लगाएँ और अपने जो भी खान-पान है उनका, उसका अच्छे से ध्यान रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब लेने चाहिए, फ्रूट्स और जो भी उनके घर का बना हुआ खाना अच्छे से खाएँ, ताज़ा बना हुआ और योगा करें। मैम, बचाव की बात करें तो आप लोगों से क्या कहेंगी? एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों से किस तरह से उनको बचने का सुझाव दे पाएंगे कि लोग इस शुद्ध मतलब एक विशुद्ध वातावरण से बच सकें? अ, ये सभी लोगों को इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तो यही होता है कि आप अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने मास्क का यूज़ करें, तो ऐसे में आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं पॉल्यूशन से। थैंक यू सो मच मैम। तो आपको बता दें कि हमारे साथ जिला अस्पताल की CMS मौजूद थी, जिन्होंने
जो है प्रदूषण के बारे में बात की और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि इस समय सबसे ज्यादा जो मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं वो मॉर्निंग वॉक पे ना जाने की बजाय दोपहर का समय जो है चुने, जिस समय प्रदूषण थोड़ा कम होता है, और बचाव के लिए हमेशा मास्क लगाकर बाहर निकले, साथ ही साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान दें। बाकी अगर बात करें जिला अस्पताल की तैयारी की, तो वो पूरी तरह से तैयार है मरीजों को अटेंड करने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। और चलिए रुख करते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का। गोरखपुर में सुपर मार्ट में आग लगने से मचा हड़कंप। कपूर और तेल मिलने से साजिश की जताई जा रही आशंका। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जुटाए साक्ष्य, जांच जारी। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत। परिजनों ने जताई मजदूर की हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। इलाके में मचा हड़कंप। इटावा भरथना में मंडी समिति के पास खेतों में लगी आग। 5 बीघा धान की फसल जलकर हुई राख। किसानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। किसान परेशान। मेरठ में बाइक सवार युवकों पर दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा पूरा मामला। पुलिस कर रही मामले की जांच। नोएडा सेक्टर 18 के कृष्ण प्लाजा में रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 5वें फ्लोर तक पहुंची लपटें। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। काफी भारी नुकसान दर्ज किया गया। आजमगढ़ में बीच सड़क पर भिड़े 2 गुट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। वीडियो वायरल। फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय में चोरी की घटना का हुआ खुलासा। पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया। अलीगढ़ में दिल्ली हावड़ा रेल ट्रैक पर खाली सिलेंडर मिलने से मचा हड़कंप। इमरजेंसी ब्रेक से रोकी गई कैफियत एक्सप्रेस। मौके पर पहुंचे आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वाड। मामला हुआ दर्ज। यात्रियों में दिखा डर का माहौल। कन्नौज तिरवा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर निकाली गई मेडिकल तिरंगा यात्रा। रजनी तिवारी, विधायक कैलाश सिंह राजपूत और जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया रहे मौके पर मौजूद। अलीगढ़ में तेज रफ्तार मैक्स ने टेम्पो को रौंदा। 4 घायल, 2 गंभीर। तड़के सुबह गांधी पार्क क्षेत्र धनीपुर मंडी में हादसा। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। संत कबीर नगर में जमीन विवाद पर हुआ खूनी संघर्ष। परिवार पर हमला। विवादित जमीन न्यायालय में है विचाराधीन। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले
मैनपुरी में अंतर जनपदीय बाइक चोर गैंग गिरफ्तार। घिरौर पुलिस ने फाजिलपुर के पास 10 चोरी की बाइकों समेत 4 आरोपियों को दबोचा। आरोपी इटावा मैनपुरी के हैं निवासी। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही सामने आई। बिना नंबर प्लेट रोड सफाई मशीन ने 5 वर्षीय बच्चे को कुचला। बच्चा गंभीर रूप से घायल, चालक हुआ फरार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हापुड़ के भीकनपुर गांव में किसान ऐशवीर ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। हाई कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे के बावजूद खेत जोतने से रोका गया। पुलिस की हिरासत में है परिजन। बस्ती में सीएम कार्यक्रम के दौरान डीएम और एसपी की दौड़ का वीडियो वायरल। फ्लीट अलर्ट पर सड़क पर दौड़ते नजर आए दोनों आला अधिकारी। भगवान लोधेश्वर महादेव की पावन धरती पर 7 दिवसीय महादेवा महोत्सव का शुभारंभ। जिलाधिकारी ने अभिजीत मुहूर्त में फीता काटकर किया उद्घाटन। पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला की शुरुआत हुई। एटा में एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त। सघन चेकिंग अभियान के दौरान आम जनता से की अपील। कहा, संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को दें सूचना। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 चचेरे भाइयों की गई जान। परिजनों में मचा कोहराम। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। कानपुर देहात में गद्दा कुर्सी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में हुए खूनी संघर्ष पर पुलिस का एक्शन। बावल में नामजद पूर्व प्रधान समेत 8 गिरफ्तार। इलाके में पुलिस बल तैनात। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। अमेठी में खेत में मिला विशालकाय अजगर। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। अजगर को मौके पर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हापुड़ में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। घटना में 5 लोगों को लगी गोली। रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मृतक दारोगा के 2 बेटों पर फायरिंग का आरोप। जांच जारी। लखनऊ में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। कई दुकानें प्रभावित। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। बदायूं में मंदिर के पुजारी की हत्या से हड़कंप। सीसीटीवी डीवीआर गायब। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। एसपी सिटी देहात फोरेंसिक और सर्विलांस टीम मामले की जांच कर रही। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मारपीट में कई लोग हुए घायल। तफ्तीश जारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।